Hi guys, welcome to my channel Namra Sociology Room. As promised, we have started with class 12 sociology series. We are starting with book 1 and especially for boards. Simultaneously, gradually we'll go for CUT also. If you are focusing like if यू आर हैविंग अ थरो रीडिंग ऑफ बोथ दी बुक्स, आपको बोर्ड और सीयूटी की तैयारी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से वन शॉट वीडियो बनानी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतना ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। मुझे आपको जल्दी से पहले सारे चैप्टर्स पढ़ाने हैं, फिर रिविजन करवाना है, फिर एमसीक्यू मार्क करवाने, क्वेश्चन आंसर करवानी है, आंसर राइटिंग करवानी है। देयर इज अ ह्यूज things we have to do and we don't need to get overwhelmed. हम अच्छे से कर लेंगे। चलो जल्दी से लेट्स गो टू आवर चैप्टर। हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। इसमें से भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कास्ट सिस्टम। हम बचपन से कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। कास्ट सिस्टम क्या होता है, मतलब नॉट पढ़ते तो नहीं आ रहे होंगे स्पेसिफिकली, बट सुनते आ रहे होंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि कास्ट क्या है। जब आप रूरल एरियाज में ज्यादा जाते हैं, वहां पे कास्ट के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कौन सी जाति से हो। और नाम से ही, इंडिया में तो नाम से ही हम पता लगा लेते हैं। भारद्वाज है तो ब्राह्मण है, और राजपूत है सिंह हो रहा है, सूर्यवंशी हो रहा है, जाट है तो चौधरी हो रहा है। और ठीक है, तो कास्ट पे बात करते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन सोशियोलॉजी, कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, whether you like it or not, but there is casteism in Indian sociology, Indian society specifically। ठीक है, अगर हम कास्ट के ऊपर फोकस करें, कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट इज एन एंशिएंट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। is a system of social stratification. It lies at the root of the Indian social structure। ठीक है, ये कास्ट की डेफिनेशन है। आपको कहीं लिखना हो, कोई एमसीक्यू में हो, दिस इज डेफिनेशन ऑफ कास्ट। देखो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड आया है स्ट्रैटा से। स्ट्रैटा का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना। किसी चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, हम उसको हायरार्की में रख रहे हैं, ऊपर नीचे। लैडर होती है ना ऊपर नीचे वाली, तो ब्राह्मण क्षत्रिय, मैं आपको अभी नीचे इसकी हायरार्की दिखाऊंगी। इट लाइज एट द रूट ऑफ द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा बेस है, ये हमारा इंडियन सोशल स्ट्रक्चर का बेस है। मोर और लेस, इफ यू लाइक इट और नॉट, इट्स द बेस ऑफ द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। एज एन इंस्टीट्यूशन इट इज स्टिल अ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। जैसे कि हम इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मैं आपको 11th की जब सोशियोलॉजी पढ़ा, फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के हमारे एग्जांपल्स आते हैं। अभी हम 12th पे फोकस कर लेते हैं। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ कास्ट बाय एंडरसन एंड पार्कर। आई हैव जस्ट एडेड दिस हियर। दिस इज नॉट फ्रॉम योर बुक, दिस इज फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं। लिखना क्या है बोर्ड्स में? अल्टीमेटली तो वी हम जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं मार्क्स पाने के लिए, ये कर रहे हैं। दैट्स ओके, आप समझ भी लो, रट्टा मत मारो, समझो मेरे साथ, अच्छे से याद रहे आपको। कास्ट इन द पास्ट की हम बात करते हैं। कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। It has spread itself to major non-Hindu communities, especially Muslims, Christian and Sikhs. So basically जो कास्ट सिस्टम है वो हिंदू सोसाइटी का पार्ट है। बट जो मुस्लिम्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वो भी कास्टिज्म फॉलो करने लगे हैं। ठीक है, क्रिश्चियंस, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म में इतना ज्यादा कास्टिज्म नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट इंडियन मुस्लिम्स में भी ना ओबीसी आने लगा है, इसमें चौधरी, मतलब कास्टिज्म इसमें भी आने लगी है। ठीक है, इम्तियाज अहमद ने फैमिली एंड किनशिप में उसने कास्टिज्म की भी बात करी है। बहुत सारे हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है दो इंडियन मुस्लिम्स पे, और अहमद रिजवी, और बहुत सारे हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है जो फैमिली, इंडियन मुस्लिम फैमिली, कास्टिज्म में सबकी बात करते हैं। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये ना भाई, ये सीयूटी के लिए और आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टर्म कास्ट इज एसेंशियली टेकन फ्रॉम द पोर्चुगीज वर्ड कास्टा, व्हिच मींस प्योर ब्रीड। तो वो ना बार बार आपसे ये पूछ लेंगे कि पहला पहला आपका पॉइंट ये है कि कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? पोर्चुगीज से लिया गया है। ठीक है, ओरिजिनली ये वर्ड क्या था? ओरिजिनली ये वर्ड कास्टा था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्योर ब्रीड। ठीक है, अगर इसमें से एक भी आ गया तो आपको टिक का मार्क करके आना है। बहुत पिटाई करूंगी नहीं करके आए तो। ठीक है, कास्ट सिस्टम में हम वर्ण और जाति पे बहुत फोकस करते हैं। वर्ण और जाति, ये जो आपकी डेफिनेशन है ये आपकी बुक से ही है, तो इसको अच्छे से मेरे साथ समझो। अगर आप ये अपने बोर्ड्स में लिख कर आ रहे हो, आंसर राइटिंग में लिख कर आ रहे हो, सीयूटी में अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू आ गया, उसमें करके आ रहे हो, आई एम टेलिंग यू,
मार्क्स डिडक्शन नहीं होंगे, एमसीक्यू में तो नहीं होते, आंसर राइटिंग में भी मार्क्स डिडक्शन नहीं होंगे। अच्छे से समझो, वरना का मतलब क्या होता है, देखो, योर टीचर इज स्टिल टेक्निकली चैलेंज, उसे पेंटा भी उस पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है। वर्णा का मतलब होता है कलर, रंग। वर्णा का मतलब होता है कलर। जाति इज अ जेंडरिक टर्म, जाति एक जेंडरिक टर्म है, और मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो जाति के अंदर थाउजेंड ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट आती है। मैंने ये अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा था, ये जो सब कास्ट होती है, ये सब कास्ट, सब कास्ट, सब, इट कैन गो अप टू 16 सब कास्ट। ठीक है, तो मुझे भैया, आई स्टिल रिमेम्बर माई ग्रेजुएशन के डेज में, मुझे 1.5-2 महीने, पता नहीं कितना महीना लगा था। आई यूज टू स्पेंड माई होल डे एवरी लाइक 24/7 एंड माई नॉट 24/7, आई यूज टू कम होम ऑल्सो। मैं आराम से लाइब्रेरी में बैठ के से पढ़ती रहती थी, पढ़ती रहती थी, क्योंकि इंडियन कास्ट सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, आपको समझने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, वो हम ग्रेजुएशन की बात, जब आप मुझसे ग्रेजुएशन के लिए पढ़ोगे, जब पढ़ाऊंगी, अभी हमें बस ये याद रखना है, वर्ण का मतलब है कलर, जाति का मतलब है सबकास्ट। ठीक है, वर्ण है कॉमन टू ऑल ऑफ इंडिया, जो वर्ण है वो पूरे इंडिया में कॉमन है। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी, वेस्ट और ईस्ट में आपको जो भी स्टेट्स लिखने लिख दो, ये थोड़ा कॉमन है ना, वो गाना है शाहरुख खान का, कश्मीर तू मैं कन्या, आई एम अ वेरी बैड सिंगर, व्हाई एम आई डूइंग दैट, आई नीड टू टीच माय स्टूडेंट्स। ठीक है, जो वर्णा है वो ऑल ओवर द इंडिया सेम रहता है। ठीक है, जो जाति है वो लोकल क्लासिफिकेशन, मतलब जाति वैरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। मैं फिर से बता रही हूँ, इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन स्टेटमेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, वरना कॉमन रहती है थ्रू आउट इंडिया, जाति रेंजेस, लाइक वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन। ठीक है, उसके बाद आता है, ओहो, घुर्रे, जीएस घुर्रे, हु इज जीएस घुर्रे, जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताओ, मुझे पूरा यकीन है मेरे बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, पढ़ वढ़ लेते हैं, मैसेज कर देते हैं, मैं आप गेट आउट है 100 बार बोले कमेंट करो। आपके कमेंट करने से क्या होता है, आपको जो डाउट आपको लग रहा है सिली डाउट है, दूसरे को भी लग रहा है सिली डाउट है, आपने कमेंट कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, अपना भी भला क्योंकि मैं रिप्लाई तो करूंगी, आपका भी भला होगा, दूसरे का भी भला होगा। शेयरिंग इज केयरिंग, इफ वी आर स्टडिंग सोशियोलॉजी, तो हमें भाई एम्पैथी सिंपैथी तो सीखनी है। ठीक है, जीएस घोरे इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने कास्ट सिस्टम को 6 फीचर्स में एक्सप्लेन किया था। कितने फीचर्स में, देखो ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बार बार आपसे एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि कास्ट को कितने भागों में मुझे मुझे कैरेक्टराइज करने की, कैरेक्टराइज की हिंदी क्या होती होगी, कितने हिस्सों में बताया गया होगा, आई एम सॉरी, कैरेक्टराइज, मुझे हिंदी बता दो। आई एम अ वेरी क्यूट स्टूडेंट एज इन, छोटा सा भाई जैसा है मेरा वो, उसको मैंने एडमिशन करवाया ड्यू में सोशियोलॉजी। और सो बेसिकली क्या था, सो उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, ही इज फ्रॉम लखनऊ, और उसके फादर मदर सब इंडियन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, उसकी हिंदी परफेक्ट है, उसकी मम्मी ने हिंदी में पीएचडी करा है। और जब भी मैं उसे क्लास में पढ़ाती थी ना, वो उसने मुझसे सीओटी के लिए, बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करी थी, जब भी मैं उसे क्लास में पढ़ाती थी और मेरी हिंदी प्रोनाउंसिएशन इधर से उधर हो जाती थी, भाई साहब जो मुझे डांट पड़ती थी उससे, मैम दिस इज करेक्ट, मैम दिस इज इनकरेक्ट। मजा आता था मुझे उससे पढ़ाने में। बहुत छोटा अच्छा भाई है मेरा। सो बेसिकली ये एक बैक स्टोरी है, आप मेहनत करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसको बहुत सारी, उसके बाद में करेंगे, बस बता दो उसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हुआ था, आई वाज वेरी हैप्पी, मेरा खुद का स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, जीजन मैरी में मेरे स्टूडेंट्स है, सेंट स्टीफेंस में मेरे स्टूडेंट्स है, जामिया में मेरे स्टूडेंट्स है, जेएनयू में मास्टर्स में मेरे स्टूडेंट्स है, और डीयू में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, सोशियोलॉजी करते हैं, बीए प्रोग्राम करते हैं, पॉलिटिकल ऑनर्स करने चले जाते हैं, दैट्स ओके, दैट्स ओके। ठीक है, एलएलबी कर रहा है, 2 स्टूडेंट्स मेरे एलएलबी कर रहे हैं जामिया से, 6 स्टूडेंट जामिया नहीं, जामिया हमदर्द से कर रहे हैं, और मजा आता है मुझे मतलब, दिस इज नॉट माई रैंट क्लास, कम बैक टू फीचर्स ऑफ कास्ट, इट इज राइमिंग। ठीक है, फीचर्स ऑफ कास्ट की अगर हम बात करते हैं, जीएस घुर्रा की हम बात करते हैं, जीएस घुर्रा ने एस्क्राइब, एस्क्राइब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जिंदगी में आपको अच्छी वोकैबुलरी करनी है तो एस्क्राइब वर्ड याद करना है, बहुत सारे वर्ड्स हमें याद करने चाहिए। तो एस्क्राइब का मतलब होता है बाय बर्थ,
तो बेसिकली जीएस घुर्रे ने क्या बोला था, अगर हम कास्ट की बात भी करते हैं, जो कास्टिज्म है, सॉरी, जो कास्ट स्ट्रक्चर है वो बाय बर्थ डिटरमाइन होता है। यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट, यू डोंट हैव द ऑप्शन टू चेंज योर कास्ट। अगर आप ब्राह्मण के घर पे पैदा हुए हो तो आप बाय बर्थ ब्राह्मण हो, आप शूद्र के घर में पैदा हुए आप बाय बर्थ शूद्र हो, ठीक है। रिलीजन अलग हो जाता है, कास्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, कास्ट ना, कास्ट चेंज करना पढ़ाऊंगी मैं, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी। एंडोगेमस मैरिज, एंडोगेमस का मतलब होता है मैंने कट क्यों कर दिया, एंडोगेमस का मतलब होता है मैरिज विद इन द सेम ग्रुप, ठीक है। आपने सुना होगा ओनर के लिए, इंस्टाग्राम पे तो मैं बहुत सारे वो दिखते हैं और मुझे बहुत गुस्सा भी आता है देख के कि हम 2026 में जी रहे हैं, कास्टिज्म अभी भी इतना है। तो अगर आप अपने सेम कास्ट में शादी नहीं कर रहे, किसी और में करो, रूरल एरिया में बहुत प्रॉब्लम होती है, फैमिलीज को बहुत प्रॉब्लम होती है जो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स, थोड़े से ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एंडोगेमस, तो बेसिकली कास्ट सिस्टम में क्या है, जो आप जो शादी कर सकते हो तो आप किस में कर सकते हो, सेम ग्रुप में ही कर सकते हैं। अच्छा बताओ इसमें क्या होता है, जब मैं आपको नेट के लिए पढ़ाऊंगी और मैं आपको मतलब कॉलेज लेवल पे पढ़ाऊंगी, बताओ इसमें क्या होता है, इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा आपका, एक मिनट दूंगी मैं आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेल है अगर वो हाई कास्ट का है और जो फीमेल है वो लो कास्ट की है, तो ये मैरिजेस लाइक हाईली एक्सेप्टेबल। और जो फीमेल है, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल के मतलब इन दोनों के जो बच्चे होंगे वो मेल का नाम लेंगे। जो फीमेल हाई कास्ट से और मेल लो कास्ट से है, तो भाई इस पे मतलब ये इतनी हाईली एक्सेप्टेबल नहीं है। अनुलोमा प्रतिलोमा बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, ठीक है। फूड रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग, सो बेसिकली रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग में क्या है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फीमेल, बीइंग फ्रॉम द minorities community Muslim, I have experienced this myself. I have observed it, not just because I'm a Muslim, just because I'm a sociologist. So basically I have so many friends who are from different caste, ठीक है। तो उसमें क्या मतलब, आई शुडंट से दिस, बट देयर आर स्टिल पीपल आउट देयर हु आर प्रैक्टिसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड फूड शेयरिंग। ये लोअर कास्ट का, इसके हाथ का लगा हुआ हम खाना नहीं खा सकते। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, आप मुझे ये बता रहे हो, मैं being a sociologist, being a person from postmodernist, Marxist, feminist, leftist, मुझे कास्ट सिस्टम पसंद नहीं है। मेरा बस चले तो मैं इंडिया से कास्ट सिस्टम हटा दूं और बहुत सुखी परिवार, मुझे एक बहुत अच्छा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें हम खुशी खुशी सारे जाति के लोग खुशी खुशी से रहें। अब इसका इसमें एक लूप होल ये है जो कहीं मेंशन नहीं है, ये मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव जितनी साल की मैंने पढ़ाई करी है उससे बता रही हूँ। ये जो आपका खाना है, आपके घर में दाल चावल आटा रोटी आती है, किसी सो कॉल्ड लोअर कास्ट को उसका उस पे हाथ लग गया, आप नहीं खाओगे क्या? सो लूप होल्स है, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है स्टेटमेंट। दिस इज अप टू यू, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट, मेरा फर्ज है आपको बताना, इम्प्लीमेंट करना, सही रास्ते पे चलना, रैशनल थिंकिंग करना, ये मेरे स्टूडेंट्स का कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। हायरार्किकल, मैं आपको स्ट्राटा का मतलब बता रही थी ना, हायरार्किकल। तो बेसिकली कास्टिज्म में क्या होता है, मैम एक सेकेंड, cuties give me a second, where is, ओके चलो, ये है वर्णा सिस्टम। अब क्या है वर्णा सिस्टम, ये है तो बी, यार ये तो लिखा हुआ है ना, ये मैं क्यों लिख रही हूँ, अब ब्राह्मण से मैं आपको पहले पूरा पढ़ा देती हूँ यार। हायरार्की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित। सेगमेंटल डिवीजन है कि कास्ट के अंदर सब कास्ट भी आती है। ऑक्यूपेशन है, हर कास्ट से ऑक्यूपेशन लिंक्ड है। अब मैं इसको आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। ब्राह्मण्स को ओरिजिनल कास्ट ऑफ प्रीस्ट्स होना, क्योंकि ओरिजिनली सिर्फ ब्राह्मण, स्पेशली हायर क्लास ब्राह्मण्स, और उसमें विमेन भी नहीं थी। आपकी बुक में ना कुमुद पारवे करके है, तो संस्कृत स्कॉलर बन गई थी वो, और बेसिकली दलित सोसाइटी से बिलोंग करती थी। एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी बिग थिंग कि आप फीमेल हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप दलित हो, आप संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हो, तो इट वाज अ रेवोल्यूशनरी थिंग। तो प्रीस्ट की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने। ब्राह्मण्स का प्रीस्टली काम था, क्षत्रियस वॉरियर्स होते थे, मतलब क्षत्रियस का ओरिजिनल काम वॉरियर्स, ठीक है। वैश्यास का ट्रेडर्स मर्चेंट्स, शूद्रास एंड दलित, मैं दलित को यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं बताती हूँ मैंने दलित को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। दलित शूद्र दलित मीनियल टास्क मतलब मैनुअल टास्क,
अभी मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? मीनियल टास्क, ठीक है। अब इसमें क्लीनिंग वगैरह का काम आता है। ब्राह्मण्स प्रीस्ट का काम करते थे, क्षत्रियास राजपूत वगैरह होते हैं, वॉरियर्स का वैश्यास ट्रेडर्स मर्चेंट्स मतलब बनियास वगैरह, शूद्रास एंड दलित। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास इसे कहते हैं फोर, रुको यार, फोर फोल्ड। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फोर फोल्ड। जब हम इसमें दलित ऐड कर देते हैं, एम आई एबल टू राइट ऑन दैट? या जब हम इसमें दलित ऐड कर देते हैं फिर हम इसे कहते हैं पंचमास। पंचमास। वर्णा सिस्टम को फोर फोल्ड कहते हैं। दलित ओरिजिनली नहीं था। दलित कास्ट इज अ सोशल स्ट्रक्चर, मैन मेड ही है, बट दलित बहुत बाद में जाके ऐड हुए थे दलित, ठीक है। तो उसको हम पंचमास कहते हैं। वर्ण सिस्टम जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आता है फोर फोल्ड कहते हैं। ऑक्यूपेशन, कास्ट इज डिटरमाइंड बाय योर बर्थ, आपको इसमें रिस्ट्रिक्शन है फूड शेयरिंग पे। ऑक्यूपेशन आपका डिसाइडेड था ओरिजिनली ट्रेडिशनली। और क्या पढ़ा था हमने? रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड शेयरिंग था। सब कास्ट होते हैं, सेगमेंटल डिवीजन होते हैं, और हायरार्की मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रास को बिल्कुल अपर कास्ट माना जाता है। वैश्य शूद्रास, वैश्यास को भी इसमें डाल दो, मतलब मोरलेस वैश्य अभी तक ना इसमें मतलब मतलब चल रहा है कि वैश्यास को अपर कास्ट में रखने, किस में रखने हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब डेफिनेटली अपर कास्ट। शूद्रास एंड दलित लोअर कास्ट में आते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड प्योरिटी। मैं लिखना भूल गई हूँ क्या? लुई डुमोन है कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड प्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सीयूटी लुई, इसको लुइस डुमो मतलब प्रोनाउंसिएशन में आ रही है, आपको जैसे प्रोनाउंस करना है करिए। इसको लुई डुमो पढ़ता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, ठीक है। तो उन्होंने कंसेप्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्यूरिटी दिया था। बेसिकली वो कंसेप्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्यूरिटी में क्या बता रहे थे? वो ये बता रहे थे जो ब्राह्मण्स आर कंसिडर्ड सुपीरियर्स, शूद्रास वर कंसिडर्ड inferior and impure। चलो मैं आपको नहीं बताती हूँ। आई वाज डूइंग माय मास्टर्स एंड बेसिकली माय टीचर शी वाज, मैंने बहुत रिसर्च मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे वो प्रोफेसर एच ओ डी भी थी, रह चुकी थी मेरे डिपार्टमेंट की। मैंने बहुत रिसर्च वगैरह करी थी, बहुत सालों की उनकी रिसर्च। मैंने बोला था गाँव में अभी भी ऐसे बहुत प्रैक्टिसेस है। तो ऐसा क्या होता है जब जब कोई लोअर कास्ट का निकलता है, सबसे पहले क्या था ओरिजिनली ट्रेडिशनल टाइम में, तो ब्राह्मण कभी भी वॉक कर सकते थे, अपर कास्ट कभी भी आ जा सकते थे रोड पे से। जो शूद्रास थे, जो दलित मतलब दलित बाद में जो लोअर कास्ट थी, वो उनको ना सिर्फ अंधेरे में निकलना होता था। ये माना जाता था कि सिर्फ मेयर आई साइट, मेयर साइट, कि अगर किसी लोअर कास्ट की नजर भी अपर कास्ट पे पड़ गई ना, अपर कास्ट का वो इम्प्योर हो जाएगा, उसे पूरा शुद्ध होना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या था? अगर उसको इमरजेंसी में लोअर कास्ट को निकलना है, वो अपने सिर पे चप्पल या झाड़ू कुछ ऐसे रख के निकलता था कि स्पेसिफाई कर दे कि मैं लोअर कास्ट को, कि कोई ब्राह्मण मेरी तरफ ना देखे, कोई ब्राह्मण इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। अभी भी मैं न्यूज़पेपर्स में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ती हूँ। मेरे फ्रेंड्स जर्नलिस्ट है, वो लोग रिसर्च करते रहते हैं, फ्रेंड्स इन एवरी फील्ड, रिसर्चर्स साइंटिस्ट वगैरह। तो वो लोग मतलब हर कोई इतना अकेडमिकली वो नहीं होता है, बट वो लोग मुझे बताते हैं ऐसे ना, बहुत सारे वो होते हैं न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं कि एक गांव से बारात निकल रही थी, वो दलित था। जब अपर कास्ट के लोगों को पता चला, उसने उस दलित को बहुत मारा, तो कि तू घोड़ी पे कैसे बैठा, तूने इतने कलरफुल कपड़े कैसे पहने, ठीक है। तो बेसिकली जो लोअर कास्ट के लोग थे उनका कलरफुल कपड़ा पहनना अलाउड नहीं था, मतलब वो ना वो कहीं से भी अटेंशन हो, अपर कास्ट वालों को ऐसे अटेंटिव ना हो जाए उनके टुवर्ड्स, ठीक है। सो इसलिए बता रही हूँ, थोड़ा सा कास्टिज्म हटाओ, भाईचारे की तरफ जाओ, ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन, फॉलो दैट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कास्ट सिस्टम, डिफरेंस एंड सेपरेशन, होलिज्म एंड हायरार्की। इसको सरल भाषा में समझा देती हूँ उसको। डिफरेंस एंड सेपरेशन, डिफरेंस एंड सेपरेटेड, सेपरेटेड है मतलब ब्राह्मण अलग है, शूद्रास अलग है, वैश्यास अलग है, क्षत्रियास अलग है, दलित, और इन सब में डिफरेंस भी। डिफरेंस का मतलब क्या है? मतलब ब्राह्मण्स को हम अपर कास्ट कंसिडर कर रहे हैं, शूद्रस को हम लोअर कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन सबके मैरिजेस में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कलर में मैरिजेस में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे ना, अलग अलग रूल्स होते हैं। मैरिज, फूड शेयरिंग, सोशल इंटरेक्शन, पॉल्यूशन, प्योरिटी, इन सबके मतलब हर कास्ट का अपना अपना रिचुअल्स अलग अलग था। होलिज्म एंड हायरार्की, the differentiated and separated castes do not have an individual existence. In other words, it do not exist in isolation. So basically, what is the thing with caste system of social institution, सोशियोलॉजी हम इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं सोशल ग्रुप्स के ऊपर। तो
ये जो कास्ट का ग्रुप था, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण एक नहीं है उसमें, ग्रुप से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और हायरार्की तो मैंने आपको समझा ही दी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित, फोर फोर पांचवा, अच्छे से याद रखना, जिंदगी भर आपको याद रहेगा, इंडिया में रहते हैं हम। हायरार्की ऑफ कास्ट, ये एक बार रीड कर लेना, मैं आपको बता चुकी हूँ। द हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ कास्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। प्योरिटी ऑफ पॉल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया? लुई डुमॉ ने दिया है। प्योरिटी का मतलब ये होता था अपर कास्ट को हम प्योर कंसिडर करते हैं, लोअर कास्ट को हम प्योर कंसिडर नहीं करते, ठीक है। colonialism and caste, so basically when britishers came to India, देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप रीड कर लेना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में सेंसस के बारे में पढ़ाया था, सेंसस क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ था, खुद से बढ़ के आना है, ठीक है, मैंने बता दिया ये। सो बेसिकली व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया ना, तो उन्होंने क्या किया, देखा वो ना कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कास्ट सिस्टम से ना बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे, ठीक है, बहुत सारा ऐसे फ्लैबरगेस्टेड फ्लैबरगेस्टेड थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी सो दैट दे कुड कंट्रोल द इंडियन सोसाइटी इन अ वेरी एप्ट मैनर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना सेंसस करना स्टार्ट किया 1901 में, अंडर द डायरेक्शन ऑफ हर्बर्ट रिजले ये आया था, ये सीओटी में भी आया था। और अगर आप अच्छा सा आंसर लिखोगे, कुछ कॉलोनिज्म के ऊपर आंसर आ जाएगा आपके बोर्ड्स में कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कॉलोनिज्म व्हेन दे केम टू इंडिया एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम, तो आपको लिखना है हर्बर्ट रिजले के अंडर एक 1901 में सेंसस हुआ था। वो सोशल हायरार्की जान रहे थे, अलग अलग रीजन्स में जा रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, अगर आपसे रीजन पूछे, रीजन ये था, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कास्ट सिस्टम। वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, सो दैट वो इंटेंसिव मेथोडोलॉजिकल सर्विस मेथोडिकल सर्विस मेथोडोलॉजिकल सर्विस भी कर रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, बिकॉज दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इंडियन सोसाइटी कितनी कॉम्प्लेक्स है, हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर सके। डिवाइड एंड रूल्स होना है ना, पॉलिटिकल साइंस की बुक में भी है, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स इन इंडिया वर शॉक्ड बाय टू थिंग्स। तो ब्रिटिशर्स इन इंडिया दो चीजों से बहुत ज्यादा शॉक थे। मेरी पानी की बोतल करें यार। ब्रिटिशर्स इन इंडिया वर ब्रिटिशर्स इन इंडिया वर शॉक्ड बाय टू थिंग्स। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया कि अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में अनटचेबिलिटी थी। एंड द नंबर ऑफ सब कास्ट का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया है, जाति। मैंने आपको बताया ना, हमारे पास इतने सारे सब कास्ट, इतनी सारे सब कास्ट है। सो दे वर लाइक, अबे क्या करना है हमको, इतनी ज्यादा अनटचेबिलिटी है। तो दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग पीपल इन इंडिया। वो हम सबको पता है, वो पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप पढ़ लेना, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या क्या किया, कॉलोनाइजेशन कैसे स्प्रेड हुए इंडिया में, ठीक है। एंड ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, हर्बर्ट रीजले इन 1901 के अंदर सेंसस हुआ था, ठीक है। वांटेड टू नो द वैल्यूज, बिलीफ्स, कस्टम एटसेट्रा ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। तो बेसिकली हमने ये जो भी पढ़ा है, ये हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि हम लैंड सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर ये आई वाज ट्राइंग टू मेक अ स्टार, अगर आपने जमींदारी रयातवारी महलवारी यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया ना, ये बुक 2 में चैप्टर 2 में आपको फिर से पढ़ना है। बुक 1 और सॉरी चैप्टर 1 और चैप्टर 2, बुक 2 का इतना इजी है, आप बुक 1 अच्छे से कर लो। मैं आपको पूरा मुश्किल से आधा घंटा टू 40 मिनट्स में करवा दूंगी, चैप्टर 1 चैप्टर 2 बोथ फ्रॉम बुक 2। आप मेरे साथ अच्छे से ये कर लो, ठीक है। अब लैंड सेटलमेंट की बात करते हैं, रयातवारी महलवारी एंड जमींदारी। जमींदार, नाम से समझ में आ रहा है, जमींदार लैंडलॉर्ड्स, they were appointed to collect tax on behalf of the Britishers. However, they exploited the farmers and collected more tax than required. अब मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ। सो ये है ब्रिटिशर्स, ये है पेजेंट, और ये है जमींदार। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो अगर ब्रिटिशर्स ने जमींदार को बोला कि आप पेजेंट से ना क्या करो, आप उनसे 40% टैक्स लो। कितना टैक्स लो? 40% टैक्स लो। जमींदार ने बोला ठीक है। जमींदार पेजेंट के पास गया, उसने बोला तुम मुझे 50% टैक्स दो, ठीक है। अब जमींदार ने क्या किया, उस 50 माइनस 40 10, 50 माइनस 40 10, जो ये 10% टैक्स था वो जमींदार ने अपने पास रखा, और जो 40% टैक्स था वो उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया। जब ब्रिटिशर्स को इसके बारे में पता चला, ऑब्वियसली उनको लगा ओहो हमारा तो ट्रस्ट तोड़ दिया गया, एज ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ नहीं किया था। ब्रिटिशर्स ने बोला दिस इज बैड, ये तो नहीं करना है, ये तो गलत है।
फिर उन्होंने रयातवारी में क्या था, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देयर फैमिली, और वो जाके जो टैक्स होता था वो ब्रिटिशर्स को देते थे। इट वॉज लेस एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम द जमींदारी सिस्टम, ठीक है। महलवारी में क्या था, ईच विलेज, जो विलेज का हेड होता है, जिसको आप सरपंच वगैरह भी कहते हो, जो हेड होता है विलेज का, वो अपने पूरे विलेजर से टैक्सेस कलेक्ट करता था, और वो जाके क्या करता था, ब्रिटिशर्स को दे देता था। तो आउट ऑफ दीज थ्री, जमींदारी, रयातवारी एंड महलवारी, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किसने मचाई थी, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड था जमींदारी सिस्टम, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड ये था। ये मैंने एक सैम्पल पेपर में देखा था लास्ट ईयर बोर्ड्स के, कि जमींदारी, रयातवारी, महलवारी में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड कौन सा था। ये सीयूटी में भी आया था, आई थिंक 23 या 24, 26 चल रहा है ना, 24 को जब मैं बात पढ़ाया था, 24 का हमारा पेन पेपर हुआ था ना, हाँ, पूछा गया था इसमें कि सबसे ज्यादा, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये मैं यहाँ पे सीयूटी भी लिख देती हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अच्छे से पढ़ लेना, सिर्फ इतना ही सही, इतना सही लिख के आओगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें आपको कोई ड्राइंग नहीं करनी, कुछ आपको अपना वही नहीं बताना है। ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो लिख देना, हर्बर्ट रीजले के अंडर 1901 में सेंसस हुआ था, दे वर शॉक्ड टू सी अनटचेबिलिटी एंड सबकास्ट, और दे वांटेड टू नो द बिलीव्स एंड कस्टम्स, और उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स भी निकाला, लैंड सेटलमेंट ये है, एंड आउट ऑफ ऑल दीज थ्री जमींदारी सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन फैलाता था। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये हमारे 2022 के सीयूटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था, they used the term scheduled caste and scheduled tribes, and they felt that these people should be looked after. Thus colonialism brought about major changes in the uh, institution of caste. So basically हमें आजादी नहीं मिली थी 1935 तक, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, नॉन स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब को ना एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दिया था। दी आयरनी इज कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन नहीं है, मिनोरिटीज की भी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन नहीं करता। उससे लगता है कि अगर एक मतलब सारे फैक्टर्स लिख दिया तो कुछ ना कुछ फैक्टर बचा रह ही जाएगा, और वो इतना लीगली करेक्ट होना चाहिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कोई भी एरर नहीं करता। दैट्स अ गुड थिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। कास्ट इन दी प्रेजेंट, हमने कॉलोनियलिज्म का कास्ट पढ़ लिया कि कॉलोनाइजर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने क्या क्या किया था, हर्बर्ट रीजली के बारे में पढ़ा, 1901 के बारे में पढ़ा, लैंड सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा, जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी, लैंड सेटलमेंट्स। कास्ट इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब ये नहीं आज क्या चल रहा है, प्रेजेंट मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस। In post-independent India, many reformers worked for the welfare of the depressed caste. Jyotiba Phule, Jyotiba की spelling JY, ओटीबी आई है, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर ने वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा काम किया था कास्टिज्म हटा। हु इज बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन पे मूवीज बनी है, आप एक ना बहुत अच्छी मूवी है जय भीम, आप ना वो देखना, फिर हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। मुझे सिर्फ याद आ गया भीम से, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, भाई उनके साथ तो थर्ड चैप्टर बुक 2 में मुझे आपको पढ़ाना है, जब वो गए थे एक लेक से पानी पीने और क्या हुआ था, तो वो स्टोरी जब बताऊंगी। महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था अनटचेबिलिटी के खिलाफ, वो दोनों अनटचेबिलिटी को हटाना चाहते थे, मतलब उनके साथ अयान गली, श्री नारायण गुरु, ज्योतिदास पेरियार, इन सब ने साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी को, कास्टिज्म हटाने के लिए काम किया था। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी आपके 22 में आया था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल, दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब यार आप इंडिया में रहते हो, इंडिया के बारे में नहीं जानोगे तो क्या ही फायदा। अगर आपसे पूछे या फिर आप अनटचेबिलिटी होते हुए देखो, तो कुछ भी आप बोलना कि अंडर द आर्टिकल ऑफ 17, अंडर आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी इज बैन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन दे रखा है एससीज और एसटीज को, सम पार्ट्स गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलती है, कॉलेज में मिलती है, समटाइम्स स्कूल में मिलती है, विमेन रिजर्वेशन अलग है, मैं आपको बुक 2 में पढ़ाऊंगी, बुक 2 के चैप्टर 4 में पढ़ाना है, चैप्टर 3 या 4 में मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है। नहीं 4 में नहीं, 3 में पढ़ाना है शायद, ठीक है। एससी एसटीज को रिजर्वेशन मिलती है, रिजर्वेशन अच्छी है बुरी है आप कमेंट डाउन करो, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। द गुड थिंग विद सोशियोलॉजी इज नोबडी इज रॉन्ग,
मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम केसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल्स एंड एनीथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि आइडियाज है, आपको रिजर्वेशन पसंद है तो बताओ क्यों पसंद है, नहीं पसंद कुछ चेंजेस लाना चाहते हो तो बताओ क्या चेंजेस आ सकते हैं। रिजर्वेशन आ गया, अनटचेबिलिटी को बैन कर दी, बट स्टिल रूरल एरियाज में कास्ट सिस्टम इज स्टिल अनअफेक्टेड। मैरिज के टाइम पे कास्ट सिस्टम देखा जाता है कि कौन सी जाति से है, क्लासिज्म भी है, कास्टिज्म भी बहुत है, पॉलिटिक्स, इट इज ऑल्सो कॉज पोलिटाइजेशन ऑफ कास्ट, रिजर्वेशन, एजुकेशन, जो पॉलिटिक्स, अब हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो कास्टिज्म को, कास्ट को, आपने बहुत बार सुना होगा या फिर आपने नहीं सुना होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना, जब हमारे इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ना, जो कैंडिडेट्स होते हैं हम लोगों के घर पे आते हैं, ऐसे बोलते हैं, अरे आप शर्मा हो, मैं भी शर्मा हूँ, शर्मा शर्मा, शर्मा को वोट नहीं करेगा तो किसको करेगा, अरे आप ठाकुर हो, अरे हम भी तो ठाकुर है, अरे इस एरिया में तो ठाकुर का ही राज होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली पॉलिटिशियंस हमारा कास्ट को बहुत घटिया तरीके से यूज करते हैं, और क्रॉनिक बिल्कुल ही जहर घोल रखा है हमारी इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। Changes in caste system. Who is Emin Srinivas? Emin Srinivas is the student of G.S. Ghore. Who is G.S. Ghore? G.S. Ghore is the father of Indian sociology. Emin Srinivas is also the one of the sociologists who started field work in India. इससे पहले जो G.S. घोरे थे वो आर्मचेयर सोशियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, एमिन श्रीनिवास ने फील्ड वर्क स्टार्ट किया था, इनकी बुक थी श्री रामपुरा रिमेम्बर्ड विलेज, उसकी स्टोरी अलग है, मैं आपको नेट के टाइम पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। संस्कृताइजेशन, सो बेसिकली एम एन चुरीनवास ने हमें संस्कृताइजेशन दिया है, डोमिनेंट कास्ट दिया है, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की बात भी करी थी एम एन श्रीनिवास ने, बुक में मेंशन है। देखो संस्कृताइजेशन क्या है, मैंने आपको ऊपर कास्टिज्म के बारे में बताया था, BKVS, दलित भी लिख देते हैं हम, ठीक है। अब संस्कृताइजेशन में क्या है, मैंने आपको बताया कि कास्ट चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट 1 in a million केसेस में क्या है, पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट, दलित को तो बिल्कुल ही रहने दो उसको, मतलब इट इज नॉट रिटन एनीवेयर इन योर बुक्स, आप कॉलेज लेवल पे जाके पढ़ते हो, रिसर्च पेपर्स में पढ़ते हो, दलित को तो संस्कृताइजेशन में कंसिडर ही नहीं कर रहे, उनको तो अलाउ नहीं करते, ठीक है। पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमें अपर कास्ट का पार्ट बनना है, हम क्या करेंगे, लोअर कास्ट के लोग अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कस्टम, रिचुअल, सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ हायर कास्ट। अब मैंने आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ये एक अपर, मुझे अभी तक पेन चलाना नहीं आया, मैं बता रही हूँ, ये एक अपर कास्ट का विलेज है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे, ये एक लोअर कास्ट का विलेज है, ठीक है। अब क्या है, स्टोरी है, ये स्टोरी की तरह से समझाती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ये एक गाँव है। हाँ, वो क्या करते हैं, यहाँ से 4 लोग उठते हैं और वो कहते हैं हम तो लोअर कास्ट के हैं, बट हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं। संस्कृताइजेशन ओवरनाइट टेक्स प्लेस नहीं होती है, इट टेक्स एटलीस्ट 1 to 2 जनरेशन, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले इस गांव को छोड़ के अपर कास्ट के पेरी फेरी पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। पेरी फेरी मतलब, पेरी फेरी की हिंदी क्या होती है, गाँव के बाहर रहना स्टार्ट कर देते हैं, ओके, अपर कास्ट, लोअर कास्ट के लोग, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो दिन रात उनके रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, कस्टम्स को, बिलीफ्स को, और वो थोड़ा 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 आगे करके आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर आफ्टर मेनी सेंचुरीज, ठीक है, आफ्टर मेनी जनरेशंस, वो लोग अपर कास्ट का पार्ट बन जाते हैं। अब पार्ट का पार्ट, ये बहुत ही डीप बात है जो मुझे आपको 12th के लिए नहीं पढ़ाना, बट सिंस आई एम टीचिंग यू तो मैंने सोचा पढ़ा ही देती हूँ, ये नेट के लिए हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, तो इनका नाम वाम ही चेंज, चलो रहने दो, दिस विल यू जस्ट आपके माइंड बूम हो जाएगा, रहने देते हैं, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। संस्कृताइजेशन दिया है एम एन श्रीनिवास ने, संस्कृताइजेशन में आपको बस ये याद रखना है, लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के बिलीफ कस्टम फॉलो करने लगते हैं, बिकॉज दे चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू चेंज देयर सोशल हायरार्की इन द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। Involves not only the adoption of external markers such as trace, language, and regions, but also the internalization of culture, norms, and values associated with higher caste. और ये जो लोग इसे जाते हैं ना, लोअर कास्ट से अपर कास्ट में सेंट्रलाइजेशन फॉलो करते हैं, जैसे कि अपर कास्ट के लोग ब्राह्मण्स वगैरह नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, तो ये बिल्कुल ही फॉलो ही करते हैं अच्छे से उनके रिचुअल्स को। और एक इनसाइड बात बताऊँ, इनसाइड बात ये है
जब ये संस्कृताइजेशन होती है ना, ये मोस्टली क्षत्रिय वगैरह तक हो सकती है, ब्राह्मण, they do not allow anyone from the lower caste to be a part of the upper caste. That is their thing. डोमिनेंट कास्ट की हम बात करते हैं। डोमिनेंट कास्ट का मतलब, सबसे पहले आपको डोमिनेंट कास्ट में क्या याद रखना, कहीं मैंने नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, एक तो मैं नोट्स बनाती हूँ खुद भूल जाती हूँ। डोमिनेंट का मतलब यहाँ पे है अपर कास्ट नहीं है, डोमिनेंस की बात नहीं है, हाई है नंबर, मैं नंबर लिख रही हूँ, नोट्स में ढूंढ लेना कहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। सो बेसिकली जमींदारी सिस्टम के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर जमींदारी सिस्टम, तो हमारे पास ना एक लैंड सीलिंग एक्ट आया था। अब मैं आपको स्टोरी की तरह से समझाती हूँ लैंड सीलिंग एक्ट क्या है। लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब ये होता है, इमेजिन करो ये एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, और इसमें बहुत सारे अपर कास्ट के लोग थे या फिर लोग थे, अभी मैं लोग लिख रही हूँ आपको सरल समझाने के लिए। इन लोगों के पास बहुत सारी जमीन वगैरह थी, जमींदार वगैरह थे ये लोग। इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपनी जमीन, उन लोगों ने नहीं, सीज मतलब सीज, सीज का मतलब सुना है आपने? मुझे सीज की स्पेलिंग आती है, SEIZE, आप स्पेलिंग चेक कर लेना। तो क्या हुआ, इन लोगों के पास ये जमीन थी, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको अपनी जमीन का कुछ पार्ट देना पड़ेगा। ये भूदान मूवमेंट की बात नहीं करी, भूदान मूवमेंट पता है क्या होता है, किसने बनाया था, किसने इनिशिएट किया था, कमेंट करके बताओ। सो बेसिकली क्या था, गवर्नमेंट ने इनकी लैंड सीज कर ली और बोला ये हम जो वहां पे पर्टिकुलर डोमिनेंट कास्ट रेफर्स टू, पहले मैं रीड करके बता दूं, डोमिनेंट कास्ट रेफर्स टू पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप विद इन अ रीजन कम्युनिटी दैट होल्ड सिग्निफिकेंट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अनलाइक द ट्रेडिशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट सिस्टम, द डोमिनेंट कास्ट, रीड कर लेना। सो बेसिकली क्या हुआ, जब उनको ये लैंड का टुकड़ा मिल गया, डोमिनेंट कास्ट में ना जाट्स, यादव, वोकलेगास, नीचे बताऊंगी एग्जांपल्स आते हैं, तो क्या हुआ, उनको ये लैंड मिल गई और उन्होंने क्या किया, इस लैंड पे ना उन्होंने खेती बाड़ी करी, या फिर उन्होंने डेयरीज खोल दी। जाट्स और यादव की डेयरी के बहुत जोक्स वगैरह सुनोगे, स्टीरियोटाइपिकल जोक्स हमें नहीं करने, हम अच्छे बच्चे, हम स्टीरियोटाइपिकल जोक्स नहीं करेंगे, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा और सरल भाषा में समझाती हूँ। सो एक लैंड का पीस था, गवर्नमेंट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आपके घर में, अपर कास्ट के घर में 4 लोग रहते हैं, उन्होंने बोला 4 लोग रहते हैं, आपके लिए इतनी बड़ी जमीन काफी है। और ये जितने भी अपर कास्ट अपर क्लास लोग थे ना, ये मोस्टली ना अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो गए थे, तो वहां पे लैंड खाली पड़ी थी, गवर्नमेंट को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में। तो उन्होंने बोला अगर आपके पास इतनी सारी लैंड है, एक थोड़ा सा लैंड का पोर्शन आप अपने पास रखो। ये मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया मैंने सब, ठीक है, इसको मैं अनडू कर सकती हूँ, यस, ठीक है। उन्होंने बोला थोड़ा सा लैंड का पीस आप अपने पास रखो और थोड़ा सा पीस आपको देना पड़ेगा, हम सीज कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने वहां पे क्या किया, ये आपको मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगी बुक 2 के, बेनामी ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया। अब बेनामी ट्रांसफर क्या था, अब अपनी चीज किसी को चाहती हुई अच्छी नहीं लगती, चाहे आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऐसा बहुत बार होगा आपके घर में, कुछ ऐसा अ, कपड़े होंगे, मम्मी बोलती होगी मैं आपके छोटे कजन को वो कपड़े दे देती हूँ, आप यूज नहीं कर रहे, फिर तुम नहीं नहीं मम्मी मैं तो वो कपड़े पहनूंगी पहनूंगा, ठीक है। तो यही था, उन्होंने बोला हमारे पास लैंड पड़ी हुई तो क्या हुआ, हमारी लैंड है, शेयरिंग इज केयरिंग उनको समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने बेनामी ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। अब बेनामी ट्रांसफर में क्या था, जो जमींदार थे उन्होंने ना विदाउट एनी बेनामी, विदाउट एनी नेम, अपनी जमीन अपने सर्वेंट्स के नाम करनी स्टार्ट कर दी, अपने वर्कर्स के नाम करनी स्टार्ट कर दी। ऐसा बहुत सारे केसेस हमने देखे थे, मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग रहते थे, बट वो लोग वापस आते हो गए। जितने ज्यादा लोग होंगे ना फैमिली में बेसिकली, उतनी ज्यादा लैंड का पोर्शन वो अपर कास्ट अपर क्लास वाले लोग अपने पास रख सकते थे, ठीक है। जब उन्होंने जो बेनामी ट्रांसफर में कुछ कुछ एक पीस अपने एक रिश्तेदार का नाम कर दिया, दूसरा पीस अपने किसी वर्कर का नाम कर दिया, तीसरा पीस अपनी बीवी के नाम कर दिया, सो दैट सारी लैंड उनके पास ही रह पाए। अब अब ये कितना ब्लैंचिंग एक्ट कितना हमारे लिए सही रहा था, गलत रहा था, कितना इम्प्लीमेंट हो पाया था, ये आप गूगल करोगे, मुझे कमेंट करोगे, क्योंकि फिर हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे सिलेबस कंप्लीट करवाना है। अब डोमिनेंट कास्ट का मतलब ये था, सो बेसिकली क्लास हायरार्की। अब क्या हुआ, जब इन लोगों के पास, जब जाट यादव या फिर डोमिनेंट कास्ट के पास, जब उनके पास वो पीस ऑफ लैंड आ गया, उन लोगों ने उस पर काम वाम करना स्टार्ट किया, अपनी प्रोडक्टिविटी उस पर लगाई। उसके बाद ना मनी, पैसा बहुत बहुत बड़ी चीज है। जब जैसे उनके पास पैसा आना स्टार्ट किया, सब्सटैंशियल पावर उनके पास आनी स्टार्ट हो गई, अथॉरिटी उनके पास इंक्रीज हो गई, वो जोग्राफिकल एरिया उनके पास ज्यादा हो गया,
ठीक है, दिस डोमिनेंस इज मेंटेन थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक कंट्रोल, सोशल नेटवर्क एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। सो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही उनके पास इकोनॉमिक कंट्रोल है, आपके पास ज्यादा पैसा आया, आपके पास डोमिनेंट कास्ट में लोगों के पास ज्यादा पैसा आया, उन लोगों की वैसी ही सोसाइटी में इज्जत ज्यादा बढ़ गई, कंट्रोल ज्यादा बढ़ गया। सरल भाषा में इसका मतलब यही था। ठीक है, ये एग्जाम्पल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीयूटी बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे मत पूछो ये इतने इंपॉर्टेंट है, कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, पूछा जाता है। अरे बोर्ड के सैंपल पेपर में 2025 के सैंपल पेपर्स में मैंने ना अपने बच्चों को कम से कम 16 सैंपल पेपर्स करवाए थे। बोर्ड के ना ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सैंपल पेपर्स आते हैं, उसमें ना फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूछा था उन्होंने। ठीक है, यादव्स होते हैं बिहार एंड उत्तर प्रदेश के, वोकलिगाज है कर्नाटका के, रेड्डीज एंड खमास है आंध्र प्रदेश के, मराठास है महाराष्ट्र के, जाट से पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, पाटीदार से गुजरात के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस अलॉट अलॉट अलॉट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, आपको पता है सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब प्रेजेंट कास्ट सिस्टम क्या है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट। देखो बहुत लंबी क्लास जाती है हमारी पता ऑफलाइन क्लासेस में मेरे साथ क्या होता है, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, पानी वानी पी लेती हूँ, भैया को बोल देती हूँ कॉफी बना के ला दो। ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, इसमें मुझे पूरा फोकस देना होता है यार चलो, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में क्या है, अब हमने ना अपर कास्ट के साथ इसको हम समझने के लिए अपर क्लास भी कह रहे हैं, क्योंकि अपर क्लास क्यों कह रहे हैं हम, ये लिखना भूल गई मैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे ट्रेडिशनली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, जो अपर कास्ट थे वो इकोनॉमिकली हमेशा से पावरफुल थे। अब वो इकोनॉमिकली पावरफुल थे, उन्होंने माइग्रेशन ज्यादा किया, ज्यादा किया एज एन वो लोग ज्यादा माइग्रेट होके आए रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। जब वो अर्बन एरियाज में ज्यादा माइग्रेट होके आए, तो उनके पास फैसिलिटीज ज्यादा हो गई, उनके पास एजुकेशन, उन लोगों के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करने लगी। और एस्क्राइब का मतलब बताया था ना, बाय बर्थ उन लोगों के लिए एस्क्राइब से ज्यादा अचीव स्टेट स्टेटस, कास्ट उन लोगों के लिए इनविजिबल हो गई, अचीव स्टेटस उन लोगों के लिए ज्यादा मैटर करने लगा। अर्बन एरियाज में भी कास्टिज्म होता है, मतलब मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी कास्टिज्म फॉलो करे, बट स्कूल कॉलेज में तो नहीं, जॉब्स वगैरह में अभी भी अर्बन एरियाज में बहुत सारे पूछते हैं, आपको नाम से पता लगा लेते हैं आप कौन से कास्ट से हो, यादव है, शर्मा है, शांडिया है, नैयर है, बहुत सारे कास्ट है हमारे पास। ठीक है, सो अपर कास्ट के साथ क्या सीन है, देवर इकोनॉमिकली पावरफुल, दे माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल प्लेसेस टू अर्बन प्लेसेस, वहां पे जाके एस्क्राइब स्टेटस से ज्यादा अचीव स्टेटस उनके लिए मैटर करने लगा, एजुकेशन उनके पास बहुत ज्यादा थी। और इन लोगों के पास क्या था, इन लोगों को जनरेशन में जनरेशनल वेल्थ मिली थी। ठीक है, इन लोगों को कंपेरेटिवली इतना ज्यादा चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा था। अपर क्लास अपर कास्ट के लोग मोस्टली बाहर पढ़ने चले जाते हैं, इट्स नॉट अ स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ठीक है, बट लोअर कास्ट के साथ क्या हुआ, वो इकोनॉमिकली वीक थे, उनके पास पैसे कम थे, उन लोगों को अब गांव में रहना पड़ा। अब गांव में रहना पड़ा तो क्या हुआ, मतलब इतना एजुकेशन उनको नहीं मिल पाई, एजुकेशन भी मिली तो उनको रिजर्वेशन प्रोसेस से मिली, कास्ट उनके लिए बहुत मैटर करता है, अचीव स्टेटस उनके लिए बिल्कुल नहीं, एस्क्राइब स्टेटस। मैं ना कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, ऐसा मतलब ये बहुत कॉमन सी चीजें ये बार बार होती रहती हैं कि एक गांव है था, और उसमें जब एक हस्बैंड था, वाइफ था, उसकी वाइफ मतलब लेबर पेन में थी, जब वो हॉस्पिटल लेके गया, गाँव की बात बता रही हूँ, जो लेडी डॉक्टर थी, गायनाक थी, उसको पता चला वो लोअर कास्ट की, उसने उस गायनाक को बहुत मारा। ठीक है, एक और स्टोरी है कि एक गांव था, एमसीडी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, वहां पे उनको कुक नहीं आया था, उनको जो मिड डे मील मिलता है ना, एमसीडी स्कूल में मिड डे मील जो मिलता है, वहां पे उनको कुक नहीं आया था, तो वहां पे जो किसी को पता चला, उन्होंने बोला मैं खाना बना देता हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को भूख नहीं जाना चाहिए। जब उन बच्चों के पेरेंट्स को पता चला, मैं यहाँ पे अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की ही बात कर रही हूँ, जब उन बच्चों के पेरेंट्स को पता चला ना, उन्हें उस बंदे को आके बहुत मारा कि तो छोटी जात का है, तूने हमारे बच्चों का खाना कैसे बनाया, उसको स्कूल से निकलवा दिया। ठीक है, सो बेसिकली रूरल एरियाज में कास्टिज्म इज लाइक अ कैंसर, बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो अर्बन स्पेसेस में ही, पर अर्बन स्पेसेस में ना लोग यहाँ पे बहुत तरह से छुपा के रखते हैं। ठीक है, एंड इन लोगों के लिए एजुकेशनल कैपिटल मतलब इतना नहीं है, सोशल कैपिटल भी इनहेरिट नहीं कर पाए, लोअर कास्ट के थे।
मैं बार बार समझाती हूँ, अपर कास्ट को जनरेशनल वेल्थ मिली थी, लोअर कास्ट को जनरेशनल ट्रॉमा मिला था। ठीक है, जनरेशनल ट्रॉमा मिला था, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी आगे जाने के लिए। योर पर्सपेक्टिव कैन वैरी, दैट्स अप टू यू। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हमारे इंडिया में है। इंडियन ट्राइबल्स आर ऑफन रिफर्ड एज आदिवासीज, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ये आज से किसी एग्जाम में नहीं आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आदिवासी, आप लोगों को आता ही है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उनको सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंसिडर किया जाता है। ट्राइब हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स है। ठीक है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि नेटिव अमेरिकन की भी बात आ रही है कि जो अमेरिकन थे वो भी माइग्रेट होके आए थे। अनदर, मैं इस पे रील बना दूंगी, शॉर्ट बना दूंगी, अभी चैप्टर कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है, सो ट्राइब्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, आई लाइक आई वाज टेलिंग यू इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म ट्राइब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइब्स को एक्सप्लेन नहीं करता, बट एक्सप्लेन नहीं करता मतलब ये नहीं है उन लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, पॉलिसीज नहीं है, आर्टिकल्स नहीं है, सब कुछ है, बट ऐसे डिफाइन नहीं किया, डेफिनेशन नहीं दी है कि ये ही लोग ट्राइब हो सकते हैं। ठीक है, हाउएवर आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, उसके बाद सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आर्टिकल 15, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, इट इंक्लूड्स एसटीज। आर्टिकल 29, मुझे आर्टिकल 29 30 आपको इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ाना है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज, इट आल्सो इंक्लूड्स एसटीज। आर्टिकल 46, आर्टिकल 350। ठीक है, एक बार ये रीड कर लेना अच्छे से, मोस्टली एमसीक्यू में ही आ जाएगा। इस पे आपको दे विल नॉट आस्क, दे हैव नेवर आस्क्ड स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 12 टू राइट एनी आंसर बेस्ड ऑन दी आर्टिकल्स फॉर ट्राइब्स। कभी नहीं बोला आपको लिखने के लिए। याद रहेगा अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा मर्जी आपकी। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यार। चैप्टर 2 चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 इस बुक का चैप्टर 4 हमारा बोर्ड्स में नहीं आता, सीओटी में आता है, इजी है, मुझे पसंद है। चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्किंग देखोगे ना, वेटेज देखोगे, बुक 1 की ज्यादा वेटेज है, बुक 2 की कम वेटेज है। ऐसा नहीं है कि वेटेज नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से चैप्टर 8 की सोशल मूवमेंट्स वाला चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसकी मतलब वेटेज ज्यादा है, अदरवाइज बुक 1 की वेटेज ज्यादा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, ओ माय लेग्स आर गेटिंग नम। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज में, yeah, would you like to have a 2 minutes break? Would you like to have a 2 minutes break? Let me have some water. हाँ, और बताओ व्हाट्सअप सोशियोलॉजी क्यों पसंद है आप लोगों को? क्या आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? दैट्स नाइस। चलिए, बैक टू मजदूरी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। अब ट्राइबल सोसाइटी को क्लासिफाई भागों में बांट रखा है। परमानेंट एक है, परमानेंट एक है एक्वायर्ड। परमानेंट नाम से समझ में आ रहा हो जिसमें चेंजेस नहीं हो सकते, एक्वायर्ड मतलब जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। परमानेंट रेट में क्या होता है, अब मेरे साथ देखते रहिए आप लोग। परमानेंट रेट हमारा ए है, उसके बाद उसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, फिर हमारे एक्वायर्ड रेट है बी। ठीक है, परमानेंट रेट में आपको 4 चीजों के बारे में पढ़ना है। रीजन, लैंग्वेज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इकोलॉजिकल हैबिट। अब रीजन को हमने और सब डिवाइड कर रखा है। रीजन को हमने सब डिवाइड कर रखा है। जोग्राफिकल टेरिटरी, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइब्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ट्राइब्स के नाम कौन कौन से? नागास, खासीस, बोडोस, केमस। सेंट्रल जोन में हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है। आगे पढ़ लेते हैं, ट्राइब, संथाल, गोंड्स एंड भील्स। सद ये जो लिखा हुआ है ना, ये आप अपनी बुक खोलोगे ना चैप्टर 3 की, एज इट इज वहां से आया है। दिस मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ समझना नहीं है, इसमें सिर्फ याद करना है, रट्टा नहीं, याद करना है मेरे साथ। ठीक है, एज इट इज याद करना है। सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है। संथाल, गोंड, सदर्न इंडिया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, टोडास, कोटास, चेकलूस। ठीक है, वेस्टर्न जोन में थोड़े से मतलब कम हो जाता है, वो हल्का सा कम हो जाता है हमारा
कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे भी बहुत है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, संथाल, गोंड, बिल्स, गुज्जर्स एंड रीवा। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हमने परमानेंट रेट को देखा, सबसे पहले हमने परमानेंट रेट को देखा। मैं यहाँ पे वो बना सकती हूँ, बना तो मैं कुछ भी सकती हूँ। परमानेंट रेट, परमानेंट रेट का पहला हमारा रीजन था, रीजन में हमने चार चीजों को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है साइज। हमने ऊपर पढ़ा था ना, मुझे आपको रीजन, लैंग्वेज, मैंने क्या बता दिया आपको, सही बता रही हूँ ना मैं? अच्छा, वो लैंग्वेज में मुझे लगा मैं लैंग्वेज लिखना भूल गई, लैंग्वेज ये लिखा हुआ है। ठीक है, साइज, साइज में 1 मिलियन बोडोस खासीस मुंडास है, 4 मिलियन गोंड संताल्स एंड बिल्स। ये आपके एमसीक्यू में या फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है तो आया था। ठीक है, मैच द फॉलोइंग पे आ जाता है। ठीक है, साइज ये है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को ना फोर फोर हिस्सों में कैटेगराइज कर रखा है। टू ऑफ देम है इंडो आर्यन और एक ही द्रविडियन, are shared by the rest of the Indian population as well, and tribes account for only about 1% of the former and third 3% of the latter। मतलब जो इंडो आर्यन है वो सिर्फ 1% बोलते हैं, और जो द्रविडियन है एटलीस्ट 3% लोग बोलते हैं। ठीक है, 3% लोग बोलते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिक एंड टिबेटो बर्मन अनदर टू लैंग्वेजेस है, उसको 80%, एटलीस्ट 80% इसको ट्राइब्स बोलते हैं। ठीक है, आपसे परसेंटेज नहीं पूछेंगे, इतना डिटेल में याद नहीं रखना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आपको 4 कैटेगरीज लैंग्वेजेस में याद रखनी है, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक एंड टिबेटो बर्मन। अच्छा बताओ, ये आपको क्यों भी याद रखने, सीयूटी का आपको पेपर दिखाओगे ना, तो उन्होंने क्या किया था 24 के पेपर में, ऑस्ट्रिक 24 या 23, ऑस्ट्रिक को ऑस्ट्रेलियन लिख दिया था। अब बच्चों ने ना पढ़ा नहीं, मुझे उनको टाइप कह रही हूँ, उनको ऐसे टिक करना था चार लैंग्वेजेस, वो लैंग्वेजेस को ना मतलब ऐसे फंबल कर रहे थे, और उनको ऐसा मतलब जम्बल वर्ड्स में करके लिख दिया था। बच्चों ने पढ़ लिया इंडो आर्यन ने, द्रविडियन, टिबेटो बर्मन ने, ऑस्ट्रिक की जगह ऑस्ट्रेलियन था, इसी को टिक करके आ गए। आंखें खोल के, दिमाग खोल के पढ़ाई किया करो, मार्क्स लाना बहुत इजी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा रेस आता है, रेस मतलब वही आर्यन, ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है रेस वाला, सो some people find it little stereotypical, but it was written in your book, and I'm not saying कि this is not true, I'm just saying कि let's not be racist। ठीक है, आर्यंस को नॉर्थ नॉर्थ इंडिया फेयर कंसिडर किया जाता है, ड्रिविडियन साउथ में है, उनको डार्क मतलब उनकी कॉम्प्लेक्शन डार्क होते हैं, नेग्रोइड तमिलनाडु श्रीलंका वेरी डार्क होते हैं, मंगोलियन नॉर्थ ईस्टर्न ओरिएंटल आइज, जिनको हम छोटे छोटे आइज बोलते हैं। ठीक है, देयर आर वेरी डेरोगेटरी वर्ड्स व्हिच आई हैव experienced myself, people use such derogatory words, मना है यहाँ। so basically अगर मैंने वो वर्ड्स इस क्लास में यूज कर दिए तो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। चिंकी बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट में, या फिर जो वहाँ पे उनकी ऐसे ओरिएंटलाइज होती है। डूड प्लीज, इट्स 26, आई एम, I cannot put more emphasis on that, on the fact that we need to act up, we are humans, we need to be good people now, world is ending, I don't know, it will end soon, इतने सारे हमारे reasons है world end होने के all around us। So basically, don't be a racist, you can be anything, if you can be, you have the choice to be anything, be a good person please। परमानेंट रेट्स का रिवीजन करवा देती हूँ। परमानेंट रेट्स में हमने क्या पढ़ा, परमानेंट रेट्स और एक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल में क्या होते हैं, परमानेंट रेट्स होते हैं, एक्वायर्ड रेट्स होता है। परमानेंट रेट्स में हमने रीजन के बारे में पढ़ा, रीजन को हमने सब डिवाइड किया, मैक्सिमम ट्राइब्स मतलब नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल जोन, सदर्न जोन, वेस्टर्न जोन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है साइज, साइज में हमने 1 मिलियन 4 मिलियन पढ़ा। लैंग्वेजेस में हमने 4 लैंग्वेजेस पढ़ी, इंडो आर्यन, ड्रेविडियन, ऑस्ट्रिक एंड टिबेटो बर्मन। ठीक है, उसके बाद हमने रेस के बारे में पढ़ा, रेस में हमने 4 रेस पढ़ा, आर्यंस, ड्रेविडियंस, नेग्रोइड, मंगोलियन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स की। अब हम एक्वायर्ड ट्रेट्स में क्या है मेरे बच्चों, मोड ऑफ लाइवलीहुड एंड एक्सटेंड, मेरा फेवरेट टॉपिक है। मोड ऑफ लाइवलीहुड क्या है, लाइवलीहुड का मतलब होता है कमाई, कि जो ट्राइब्स है वो कैसे कमा रहे हैं पैसे, मतलब फिशरमैन है, यहाँ पे लिखा है देखो, फिशरमैन है, फूड गैदरर है, हंटर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ऑक्यूपेशन, ये सब कुछ है।
एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। अब बताओ यहाँ पे हिंदू सोसाइटी क्यों लिखा है? सो हिंदू सोसाइटी इसलिए लिखा है, नीचे मैंने लिखा है आइसोलेशन। हिंदू सोसाइटी का मतलब ये है, ठीक आने वाली थी, आई ओके। ठीक है, अब हिंदू सोसाइटी से क्या है, जो हमारे जीएस गुरे, श्री श्री जीएस गुरे हैं हमारे, वो ट्राइब्स को कहते थे ट्राइब्स आर मेनली बैकवर्ड हिंदूज। उनको वो बैकवर्ड हिंदूज क्यों लगते थे, ये आपके सीयूटी में भी पूछा गया था। जीएस घरे पर ट्राइब्स बैकवर्ड हिंदूज लगते थे क्योंकि उन्हें ये लगता था वो आग की पूजा कर रहे हैं, वो स्पिरिट्स की पूजा कर रहे हैं। मोर और लेस उनको ट्राइब का जो रिलीजन, एनिमिज्म और टोटेमिज्म, जो हम इमाइल दुर्कheim ने इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया था, उनको ये लगता था ट्राइब्स का जो रिलीजन है वो मोरलेस हिंदुज्म जैसा ही है, तो ट्राइब्स को इंटीग्रेट कर दो। इसको ना फोर्सफुल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। आइसोलेशनिस्ट वर्सेस इंटीग्रेशनिस्ट डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो डिबेट पड़ेंगे। इंटीग्रेशनिस्ट का मतलब है कि आप फोर्सफुल इंटीग्रेट कर दो। किसमें इंटीग्रेट कर दो? हिंदू सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट कर दो। जीएस घुर्रिया एक और बात कहते हैं, whosoever born on Indian subcontinent is a born Hindu। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, जीएस घुरिया ये कहते थे कि जो भी बाय बर्थ यहाँ पे पैदा हुआ है वो बॉर्न हिंदू है। जीएस घुरिया थोड़े से हिंदू ब्राह्मण थे हमारे फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, तो वो हिंदू ब्राह्मणिकल व्यू पॉइंट से ही सोशियोलॉजी लिख रहे थे। ठीक है, सो बेसिकली जो ऊपर मैंने आपको बताया इनकॉर्पोरेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी इनटू हिंदू सोसाइटी, क्योंकि एक्वायर्ड, अगर सही सर्कल सर्कल खराब हो गया मेरा। इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी का मतलब ये है कि जीएस घोरे और मेनी अदर थिंकर्स वो चाहते थे कि ट्राइब तो बहुत ज्यादा ऐसे वल्नरेबल है और हेल्पलेस है। ट्राइब को आप हिंदू सोसाइटी का पार्ट बना दोगे। हिंदू इज अ मेजर मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन इन इंडिया, और उसमें भी कास्टिज्म वगैरह है, तो कह रहे थे अगर हिंदू सोसाइटी का पार्ट बना दोगे तो ना ट्राइब्स के लिए भला रहेगा। ट्राइब्स को ऐसे आइसोलेट मत करो, ट्राइब्स को ना ऐसे मतलब उनको सारा जितनी भी फैसिलिटीज है वो ऐसे नहीं यूज कर पा रहे, कंज्यूम कर पा रहे, तो ट्राइब को हिंदू सोसाइटी का पार्ट बना दो। ठीक है, बट 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 वेरियर एल्विन, दूसरी अप्रोच हमारी वेरियर एल्विन की, इन्होंने बोला ट्राइब्स को हिंदू सोसाइटी का पार्ट नहीं बनाना, आइसोलेट ट्राइब्स फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। अब वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मतलब हिंदू सोसाइटी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी, क्रिश्चियन मिशनरी सबकी बात हो रही है यहाँ पे। हिंदू सोसाइटी या क्रिश्चियन सोसाइटी या फिर मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट इसलिए नहीं बनाना है, वेरियर एल्विन ने बोले जो ट्राइब्स है इनकी ना खुद की एक अलग आइडेंटिटी है, पहचान है, रिचुअल्स है, कस्टम्स है, इनका खुद का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बना देंगे ना, उनकी खुद की आइडेंटिटी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। देखो ये लिखा हुआ, लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, इनकी खुद की आइडेंटिटी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। मुझे ना आपको 6 चैप्टर में पढ़ाना है इस बुक में, आइडेंटिटी कितनी ज्यादा वैल्यू रखती है। जैसे कि हम आइसोलेशन और इंटीग्रेशन डिबेट के बात कर रहे हैं, हमने संस्कृताइजेशन की बात करी कि कुछ लोअर कास्ट के लोगों को लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी ही, अपनी अस्तित्व ही चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है ये। आपकी आइडेंटिटी, इट इज द ओनली थिंग विच नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ठीक है, आपको वही चेंज करवा रहे हैं लोग जबरदस्ती, या फिर आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपको इनफ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। इट इज वन ऑफ द नॉट अ गुड थिंग अबाउट द ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, तो आपको आइसोलेशनिस्ट वर्सेस इंटीग्रेशनिस्ट समझ में आ गया? Cool. इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी भी समझ में आ गया कि लाइवलीहुड तो इजी था ही। मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू एक बार इसको रीड कर लेना। सरल भाषा में ये है, कॉलोनाइजर्स जब आपने 10 तक तो सोशल स्टडीज सबके पास ही होती है, आपने इंडिगो प्लांटेशन वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, फॉरेस्ट एक्ट वगैरह आए थे, तो कॉलोनाइजर्स ने ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा परेशान किया। ठीक है, ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा, एक ना वर्ड होता है जो मुझे आपको चैप्टर 4 में पढ़ाना है, डीकूस। डीकूस का मतलब होता है आउटसाइडर्स, ट्राइब्स आउटसाइडर्स, ट्राइब्स डीकूस वर्ड यूज करते हैं आउटसाइडर्स के लिए। सो बेसिकली क्या था, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट ट्राइब्स की लैंड उनसे एक्वायर कर ली गई, छीन ली गई, सीज कर ली गई। इसी चैप्टर में आपको डैम्स वगैरह के बारे में पढ़वाऊंगी।
क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने भी जो ट्राइब्स की खुद की नेटिव लैंड थी उनको सीज कर लिया, उन पे कब्जा कर लिया, उन पे मतलब कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। और आपको पता है जो रेलवे सिस्टम ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे सिस्टम लेकर आए, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज थी, जगह थी जहाँ पे हम पहुंच पाए एट दैट टाइम ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास रेलवे सिस्टम थी। बट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ था, बहुत सारे ट्राइब्स डिस्प्लेस हुए थे अपनी अपनी जगह से, नॉट रिसेंटली बट 2-3 years ago। और महाराष्ट्र की एक ट्राइबल सोसाइटी है, वर्ली, वर्ली ही कहते हैं ना उसको, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है वहां से, उनके सारे ट्रीज काटे जा रहे हैं क्योंकि वहां से मुंबई मेट्रो निकलनी है, ठीक है। सो बेसिकली ट्राइब के साथ हमेशा से ही डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, ठीक है। आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन पढ़ा दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। 2 years 11 months और 18 days लगे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में। ऑलमोस्ट 64 लाख रुपीज लगे थे। अब 64 लाख को मतलब ये नहीं है कि वो सोनों की पेपर पे लिखा गया है, कि हमारे जो उस वक्त के रिसर्चर्स थे, हमारे जो, मुझे आपको चैप्टर 3 बुक 2 में पढ़ाना है, तो हमारी रिसर्चर्स थे, हमारी जो टीम थी बी आर अम्बेडकर के साथ और भी लोग थे, 7-8 लोग थे, ठीक है। वो लोग ना ट्रैवल कर रहे थे, वो पता नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब सोच समझ के अच्छे से उसको कंटेम्पलेट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, ठीक है। सो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 years, कहाँ लिख रही हूँ मैं, 2 years 11 months 18 days में हुआ है। Who is the chief architect of the Indian Constitution? B.R. Ambedkar is the chief architect of the Indian Constitution। आपको बस यहाँ पे याद रखना है, ट्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब को एक्सप्लेन नहीं किया है, पर ट्राइब्स की बात हुई है और उन्होंने रिजर्वेशन की भी बात करी गई है। हमारे जो 5 year प्लान्स होते हैं उसमें भी रिजर्वेशन और ट्राइब्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की, वेलफेयर की बात होती है इसमें, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट, देखो ये मैं आपको पढ़ा देती हूँ, बट ये आपको ना एज इट इज रट्टा मारने की मतलब रट्टा तो आपको कुछ भी नहीं मारना है मेरे बच्चों। तो बेसिकली क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, लाइक आई वाज जस्ट टेलिंग यू दैट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट बहुत बार ट्राइब्स को डिस्प्लेस किया जाता है। अगर हम एग्जांपल्स दें, यहाँ पे एग्जांपल्स इसको अच्छे से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर एंड पोलावरम डैम ऑन रिवर गोदावरी, ऐसे हमारे बहुत सारे डैम्स बने हैं। देखो डैम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, डैम जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो लेबर्स को काम मिलता है एंड सो ऑन। बट हमें दोनों, हमें कॉइन के टू साइड्स होते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रेइश एरिया थोड़ा सा, कि डैम बना रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, बट वहां से जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, ट्राइब्स को इक्वेटिक लाइफ खराब हो रही है, फ्लोरा फोना खराब हो रहा है, और ट्राइब्स को डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनको ना बहुत बार कंपेंसेशन में पैसे भी नहीं मिलता है। उन लोगों का क्या, उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा। इंडिया या फिर मदर अर्थ या फिर मदर इंडिया सिर्फ हमारी थोड़ी ना है, जितनी हमारी उतनी उन लोगों की भी है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अप टू यू, आपको जैसे भी एक्सप्लेन करना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा ना थोड़ी सी दिक्कत है, 12th तक आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी होती है, बट वंस यू स्टेप इनटू कॉलेज ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, उससे मेरा मतलब है अगर आपको लिखना है कि कोई बात नहीं ट्राइब्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं बट नेशनल डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, लिख दो। बट आपको ना अपना आंसर बैकअप करना पड़ता है। बैकअप का मतलब क्या होता है, आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको लिखना है कि नहीं नहीं ट्राइब्स को इम्बैलेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गलत है ये। जो भी लिखना है लिखो कॉलेज लेवल पे, बट अपना आंसर बैकअप कर दो, अपना कोट अनकोट अच्छे से कर दो, ठीक है। तो ये सब एक बार आप रीड कर लेना, ट्राइब्स के साथ क्या क्या हुआ है। एक ना मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। तो मैं ना बचपन से अपनी फैमिली के साथ मनाली जाती हूँ, हर साल जाते हैं हम, मतलब शुक्र अल्लाह का, हम हर साल जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली बचपन से लेकर आज तक मनाली का रास्ता इतना चेंज हो गया। पहले जब हम जाते थे ना, जब मनाली एंटर करने वाले होते, दोनों तरफ ना वहाँ पे पहाड़ थे और हमें बर्ड्स की आवाज आती थी और अच्छा लगता था हमें। अब उसको रोड को ना, नैरो था वो, बहुत जाम भी लगता था, उसको ना ब्रॉड कर दिया है क्योंकि अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन वहां से पास हो पाए। अब रोड को ब्रॉड किया है तो वहां के जो दोनों साइड के पेड़ थे उनको तो काटना पड़ा तो जो वहां पे बर्ड्स एंड एनिमल्स रहते थे वो डिस्प्लेस हो गए, वहां पे जो भी ट्राइब वगैरह रहते मोस्टली नहीं रहता है, ठीक है। सो बेसिकली
डेवलपमेंट तो हो रहा है, सिर्फ हमारा, सिर्फ हिंदुस्तान सिर्फ हमारा थोड़ी ना है, जानवरों का भी तो है, हिंदुस्तान तो सबका है, पर जस्ट हिंदुस्तान, दुनिया तो सबकी है, ग्लोबल अर्थ तो सबका है। ठीक है, दिस इज टोटली अप टू यू, आपको जैसा ठीक लगे आप लिख देना। अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुझे कैपिटलिज्म से कितनी ज्यादा नफरत है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, माय लाइट इज नॉट वर्किंग। यप। ओके, सो ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे, अगर हम आज के बारे में बात करें, अगर आपको कुछ ऐसा ही आंसर आएगा कि व्हाट डू यू फील अबाउट, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, आपसे ऐसे तो नहीं पूछेंगे यार, जितने भी मतलब आज तक तो नहीं पूछा है, ये तो कॉलेज में पूछते, दे विल जस्ट आस्क यू सिंपली कि एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स कि व्हाट इज द ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे एंड व्हाट डू यू फील अबाउट नेशनल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा। ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे ये है कि बहुत सारे ट्राइब्स को हिंदू सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट होना पड़ा क्योंकि उनको फैसिलिटीज चाहिए थी, वो मजबूर थे। एक और पर्सपेक्टिव ये है कि उनको माइग्रेट करना पड़ा अपनी नेटिव एरिया से अर्बन सोसाइटीज में, क्योंकि उनको अपनी नेटिव एरिया में, ओरिजिनल उनके प्लेसेस पे उनको फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करी जा रही थी, उनको नहीं मिल रही थी। ठीक है, एजुकेशन पर्पसेस के लिए भी उनको माइग्रेट होना पड़ा और जॉब्स के लिए भी उनको माइग्रेट होना पड़ा। तो ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे ये है कि मोरलेस ट्राइब्स के साथ बुरा ही होता आया है। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटरेक्शन करने से उनकी आइडेंटिटी भी लूज हो गई है बहुत हद तक। और बहुत बार ऐसा भी हो, ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स भी हुआ है, वो मैं आपको नीचे बताती हूँ। देखो, झारखंड अलग हुआ बिहार से 2000 में, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 2000 में, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ 2000 में। ये इंपॉर्टेंट है, बट आपको सिर्फ 2000 याद रखना है, तीनों चीज हो जाएगा। एंड सम स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर एंड नागालैंड को डिस्टर्ब एरियाज कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्राइब्स की और गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा लड़ाई होती रहती है, नॉन ट्राइबल रिवोल्ट्स होते हैं, बहुत बार डीकूस चले जाते हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव है, न्यूज़पेपर फॉलो किया करो, न्यूज़ फॉलो किया करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ठीक है, अ न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ ट्राइब्स हैव हैज इमर्ज्ड। सो बेसिकली जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो ट्राइब्स माइग्रेट होके अर्बन स्पेसेस में कर्सर, रिजर्वेशन जो माइग्रेट हो गया है, उनको रिजर्वेशन की वजह से उनको वो एडुकेटेड हो गया, अब एडुकेटेड हो गए, अच्छी जॉब्स मिल गई, अच्छी जॉब्स मिल गई है, तो वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। समटाइम्स वो इतना नहीं अर्न कर पाती कि वो कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर पाए, बट अपनी फैमिली का तो अच्छे से ख्याल रखिए बात है। ठीक है, कूल। your chapter is ending in 10 minutes, that's nice। हमारा चैप्टर बहुत छोटा था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। kinship and family, kinship and family, one of the most important social institutions of sociology। kinship, खानदान, कुनबा, परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, बड़ी सी फैमिली, फैमिली फैमिली। ठीक है, फैमिली जो हमारे ना सोशियोलॉजी में क्या है, हमारी सोशियोलॉजी में ना पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है। जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, हमारी दुर्खाइन फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट सोशल स्ट्रक्चर मानते थे। सोशल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो फैमिली की पॉजिटिविटी के ऊपर एम्फसाइज करते थे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा फर्स्ट सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है वो फैमिली से ही स्टार्ट होता है। आप क्या हो, आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, आपने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त करी, आपके दोस्त कैसे हैं, आपको चाइल्डहुड कैसे रहा, सब कुछ आपकी फैमिली से ही होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई सोशियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, नोबडी कैन लिव इन आइसोलेशन। ठीक है, फैमिली लव, केयर, सोशलाइजेशन, बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस, ये सब हमको प्रोवाइड करती है। बट फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, वेल्थ प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं। रामायण महाभारत हमें क्या सिखाती है, मैथोलॉजिकल स्टोरीज मानो, सच्चाई मानो, इंडियन हिस्ट्री मानो, हिंदू सोसाइटी की हिस्ट्री मानो, कुछ भी मानो, सीख लो उससे, टेक लेसन्स फ्रॉम दो स्टोरीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली में साइज के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें स्मॉल फैमिली, मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा, कैसे सर्कल बना दिया मैंने, मम्मी पापा दो बच्चे। स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट में 2 और 3 जनरेशन लिव टुगेदर।
टू अ जनरेशन मतलब ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं, मम्मी पापा, बच्चे। एक्सटेंडेड में टू और मोर सिबलिंग्स लिव टुगेदर, मतलब फॉर एग्जाम्पल दादा दादी या फिर दादा दादी की भी भाई, आपने कभी इससे सुना है? ऐसा होता है, ठीक है। परिवार में पापा के दो भाई हैं, पापा के दो भाई हैं मतलब पापा दो भाई हैं, पापा पापा, क्या बोल रही हूँ मैं ये? पापा, मम्मी, चाचा, चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। फिर इनके भी बच्चे, इनके भी बच्चे, इनके भी बच्चे, ठीक है। रेसिडेंस, देखो मेरे साथ देखो, मैट्री मतलब फीमेल, पैट्री मतलब मेल। रेसिडेंस, रेसिडेंस को हम लोकेलिटी कहते हैं, समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर आप मैट्री लोकल कहीं शब्द देखो, मैट्री लोकल, तो लोकेलिटी रेसिडेंस की बात हो रही है, मैट्री मतलब फीमेल। इतना समझ में आ गया? अब आगे का एक्सप्लेन करती हूँ। जो न्यूली मैरिड कपल है वे विमेन के मतलब ब्राइड के पेरेंट्स के साथ रहते हैं। और पैट्री लोकल का मतलब होता है मेल, जो न्यूली मैरिड कपल है वो लड़के के पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अब मुझे ये बताओ, हिंदुस्तान में, इंडिया में क्या ज्यादा मोस्टली एक्सरसाइज्ड है, क्या ज्यादा मोस्टली कॉमन है, मोस्टली कॉमन, क्या ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इसको तो टैबू ही मानते हैं शायद, लड़की के पेरेंट्स के साथ कैसे। केरला में और साउथ में और सब ट्राइबल सोसाइटीज में ना ऐसी ऐसी कुछ फैमिलीज है, उसमें ना जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो 6 महीने पहले लड़की के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, फिर लड़के के पेरेंट्स। बहुत सॉरी यार। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है लीनियज। पैट्री मैट्री समझ में आ गया? पैट्री लीनियल का मतलब है आप अपने पापा का नाम, मेरा नाम है नम्रा खान, क्योंकि मेरे पापा का नाम खान है, तो ये हम, दिस इज वेरी मच कॉमन, हर जगह यही फॉलो होता है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट, आई एम जस्ट सेइंग कि फॉलो यही होता है कि मेल के नाम अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। लीनियज फादर के थ्रू, मतलब खानदान, पापा का खानदान। जब आपसे कोई पूछता है ना आपका गाँव का है, आप मोस्टली अपने पापा का गाँव बताते हैं, क्योंकि आपके पापा का गाँव ही आपका गाँव माना जाता है, क्योंकि हम पैट्रीलिनियल सोसाइटी है, ठीक है। मैट्रिलिनियल में क्या है, मदर का नाम यूज होता है, मदर का नाम यूज होता है। अच्छा, मैट्री तो मैंने ऊपर लिख दिया। आपको हमने संजलील बंसाली का नाम सुना है? वो अपनी मम्मी का नाम यूज करता है। एंजेलिना जोली का नाम सुना है? बॉलीवुड एक्ट्रेस, वो अपनी मम्मी का, मदर का नाम यूज करती है। तो कम ही सही बट लोग हैं जो मैट्रिलिनियल सोसाइटी को करते हैं, ठीक है। अथॉरिटी, अथॉरिटी नाम से समझ में आ रहा है। पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल मतलब जहाँ पे मेल, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और मैट्रियार्कल जहाँ पे फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिलिनियल एंड मैट्रियार्कल सोसाइटी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मेघालय में मिलती है, खासी जयंत गारो ट्राइब में मिलती है। इसमें क्या होता है, ये तो मैं आपको ना इतने ऊपर ऊपर से क्यों बता रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। आप न्यू एडिशन देखोगे ना अपने एनसीईआरटी का, ये हटा दिया गया है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता देती हूँ, व्हाट इफ सीयूटी में कुछ सवाल पूछ ले कभी कभी, हम तो एनडीए से, यूजीसी से परेशान ही बैठे हैं, पेपर आगे पीछे करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। सो जो इसमें प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जाती, मैट्रिलिनियल समझा दिया ना, मदर टू डॉटर जाती है। इनहेरिटेंस, मदर टू डॉटर है, बट जो कंट्रोल है वो अंकल टू नेफ्यू है। अंकल का मतलब है यहाँ पर, ये मम्मी है, ये डॉटर है, ये मम्मी का भाई है ब्रो, ये मम्मी का बेटा है सन, ठीक है। ये जो ब्रो है मम्मी का, ये इन दोनों का क्या हुआ, डॉटर और सन का मामा, ये क्या हुआ, मामा। समझ में आ गया? सो बेसिकली जो मैं आपको मैट्रिलिनियल मैट्रिलिनियल सोसाइटी मेघालय का बता रही हूँ, इसमें इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी मदर टू डॉटर जाती है, बट जो कंट्रोल है वो मामा से नेफ्यू के बीच में जाता है। इसको ना एक बार रीड कर लेना जो मैंने आपको नोट्स में लिखा है। सो बेसिकली जो मैट्रियार्कल सोसाइटी है मेघालय खासी जयंतम, ये सिर्फ कहने के लिए मैट्रियार्कल सोसाइटी, जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है, जितने भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, वो मेल ही एक्सरसाइज कर रहे, मेल ही कंट्रोल कर रहे हैं। सो छोटी मोटी चीजें
मदर डॉटर को दे दिए, फीमेल्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ द फैमिली को दे दिए उनको खुश रखने के लिए, ठीक है। ये आप एक बार रीड कर लेना। इश्यूज इन मैट्रिलिनियल सोसाइटी, इश्यूज मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इनहेरिटेंस पासेस फ्रॉम मदर टू डॉटर, कंट्रोल पासेस फ्रॉम इटर्नल अंकल टू नेफ्यू, ये मैंने आपको बता दिया। लिंक्स टू मदर्स ब्रदर्स टू सिस्टर्स सन अंकल नेफ्यू मामा। यार मुझे ना भतीजो और भांजा का डिफरेंस नहीं पता, तो अभी मैं सिर्फ मामा लिख रही हूँ। आप यार ये क्या कर रही हूँ मैं, मामा लिख रही हूँ। अब नेफ्यू को मतलब भतीजा भांजा क्या होता है वो आप लोग खुद समझ जाना, मम्मी से पूछ लेना अपनी। इंटेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट इन खासी मैट्रिलिनियल सोसाइटी, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपकी एनसीईआरटी बुक से हटा दिया है। ये जो आप देख रहे हो, मैं आपसे कहती हूँ ना बार बार, मतलब मैं छुपाना नहीं चाहती हूँ कि सीयूटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स है मेरे पास, 22 23 24 25 का भी है पेपर मेरे पास, 26 है ना इस बार। हाँ मेरे पास यूटी के पेपर्स भी है, बोर्ड्स के पेपर्स भी है, मैं सबकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। अभी अभी हम जल्दी जल्दी से चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, रिवीजन करवाएंगे, फिर भाई क्यूज करवा देंगे, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने कास्ट के बारे में पढ़ा, कहाँ चला गया, कास्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है। कास्ट पोर्चुगीज वर्ड है, कास्ट इट मींस प्योर ब्रीड। वर्ण और जाति के बारे में पढ़ा, वर्ण इज सेम थ्रू आउट इंडिया, जाति वैरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, वर्ण मींस कलर, जाति मींस सब कास्ट। उसके बाद जीएस गुरे फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, 6 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम दिए थे, एस्क्राइब बाय बर्थ एंडोगेमस सेम ग्रुप, रूल्स अबाउट फूड शेयरिंग, रिस्ट्रिक्शन अबाउट, आपने इसको रूल्स अबाउट फूड शेयरिंग को रिस्ट्रिक्शन अबाउट फूड शेयरिंग भी लिख सकते हो। हायरार्किकल सिस्टम बता दिया, बीकेवीएसडी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित। बी के वी है, इसको फोर फोल्ड कहते हैं, इसमें दलित ऐड कर देते हैं, पंचमास हो जाते हैं। सेगमेंटल डिवीजन बता दिया, कास्ट होता है, ऑक्यूपेशन बता दिया, प्रीस्ट वॉरियर्स ट्रेडर्स मीनियल टास्क। कंसेप्ट ऑफ प्यूरिटी एंड पोल्यूशन लुई डुमो ने दिया था, मतलब वही। डिफरेंस एंड सेपरेशन का मतलब यही है कि अपर कास्ट के रिचुअल्स अलग होते हैं, लोअर कास्ट के रिचुअल्स अलग होते हैं, हायरार्की वगैरह है इनमें, ठीक है, सब आप पढ़ लेना। कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट मैंने बता दिया, हर्बर्ट रीजली के अंडर 1901 में सेंसस हुआ था, ब्रिटिशर्स वर very shocked to see the untouchability and complexities of caste system, उन्होंने इंटेंसिव सर्वेस करवाए, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मतलब सेंसस करवाया, उसके बाद लैंड सेटलमेंट आता है, जमींदारी, रयातवारी, महलवारी, इन सब में से सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेटेड कौन सा था, जमींदारी था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है, मतलब उनको एक्नॉलेज करता है, ठीक है। कास्ट इन द पास्ट हमने बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ा, ज्योतिदास पेरियार, ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, अयन कलिश, गुरु, ये लोग कास्ट मतलब सिर्फ यही नहीं थे, और भी लोग थे, बुक में ये मेंशन थे, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है। और एम एच श्रीनिवास के बारे में पढ़ा, एम एच श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन बुक 2 में है, ठीक है। संस्कृताइजेशन मैंने आपको बता दिया, व्हेन लोअर कास्ट अडॉप्ट द रिचुअल्स एंड एवरीथिंग ऑफ द अपर कास्ट सो दैट दे कुड बिकम, दे वुड बिकम द पार्ट ऑफ द अपर कास्ट, ठीक है। डोमिनेंट कास्ट के बारे में बता दिया, डोमिनेंस इन नंबर, डोमिनेंट कास्ट और अपर कास्ट के बीच में कंफ्यूज नहीं हो जाना। डोमिनेंट कास्ट में हम लैंड सीलिंग एक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं, पेनामी ट्रांसफर के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके हमने एग्जांपल्स देखे थे, यादव ऑफ बिहार, वोकलिगास, रेडीज, मराठास, जाट्स, पटीदार्स। अपर कास्ट, अपर क्लास, अचीव स्टेटस हैज मोर इम्पोर्टेंस, एजुकेशन वैल्यू इसमें ज्यादा है, और कास्ट इज इनविजिबल काइंड ऑफ होता। लोअर कास्ट में कास्ट, लोअर कास्ट क्लास में कास्ट बहुत ज्यादा विजिबल है, एजुकेशन मतलब अभी तक एडुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं, और यहाँ पे ओनर क्लेम वगैरह भी बहुत है, कास्टिज्म। ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा, ट्राइब्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइब को एक्सप्लेन नहीं करता है, बट ट्राइब के बारे में बात जरूर करता है, बहुत सारे ट्राइब्स के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। ट्राइब को क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज हम परमानेंट एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स में करते हैं। परमानेंट को हमने सब डिवाइड किया है, जोग्राफिकल एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, सदर्न जोन, वेस्टर्न जोन। साइज में पढ़ा, लैंग्वेज को हमने फिर से सब डिवाइड किया, इंडो आर्यन, द्रविडियन, टिबेटो बर्मन एंड मैं खुद भूल गई, ऑस्ट्रिक, मैं आपको समझाते इसको ऑस्ट्रेलियन बोल देती। रेस, आर्यन, द्रविडियंस, नेग्रोइड, मंगोलियन के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड में पढ़ा, मोड ऑफ लाइवलीहुड, फार्मर्स, हंटर्स, फिशर्स के बारे में, इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। आई रियली होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लेना ही है, ये इतना important नहीं है, trust me। आइसोलेशन इंटीग्रेशन इस डिबेट के बारे में पढ़ा, वेरियर एलिवेंस, जीएस घुरे के बारे में पढ़ा, ठीक है। बैकवर्ड हिंदूज कौन बोला था, जीएस घुरे बोले थे।
It took around 2 years, 11 months, and 18 days to complete the Indian Constitution. Around 64 lakhs was spent. B.R. Ambedkar is the father of the Indian Constitution. ठीक है. नेशनल डेवलपमेंट बस ट्राइबल डेवलपमेंट. इसका आंसर अच्छे से लिख कर आना. आंसर में रट्टा नहीं मारना है. दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन योर ओन थिंकिंग. ये दिमाग है खाली पड़ा है ऊपर आपके पास. ठीक है. सरदार सरोवर डैम नर्मदा पे बन रही है. पोलावरम डैम गोदावरी पे बन रही है. बन रहा है बन रहा है बन रहा है. पोलावरम डैम गोदावरी पे बन रहा है. ठीक है, ये याद रखना है. ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं. ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे ड्यू टू रिजर्वेशन एंड ड्यू टू मेनी अदर थिंग्स लाइक दे माइग्रेटेड. उन लोगों के पास थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज आ गई हैं. ठीक है. झारखंड बिहार से 2000 में, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 2000 में, छत्तीसगढ़ एमपी से 2000 में. फैमिली में हमने पढ़ा साइज, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, रेसिडेंस, मैट्री लोकल, लोकेलिटी होते हैं. मैट्री मतलब फीमेल, पैट्री मतलब मेल, मैट्री लोकल मतलब लोकेलिटी, मैरिड कपल. क्या रीड कर लेना, बता दिया मैंने सारा. ठीक है. जल्दी से आप इसको रीड कर लेना. एक दिन में मैं बुक 1 पूरी कंप्लीट करवा दूंगी. उसके बाद बुक 1 का रिवीजन करवाऊंगी. जल्दी से एक लॉन्ग क्लास रख लूंगी जिसमें पूरी बुक कंप्लीट करवा दूंगी. मैराथन क्लास करवा दूंगी. उसके बाद हमारी ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. आई रियली होप आपको क्लास अच्छी लगी हो. क्लास में आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई होप ऑल ऑफ यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग एंड आई रियली होप ऑल ऑफ यू स्कोर वेल. और एक और चीज हमने सीखी है, रेसिज्म नहीं करने, स्टीरियोटाइपिकल जोक्स नहीं करने. वी नीड टू बी गुड पीपल, वी नीड टू बी गुड ह्यूमंस. ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन. ये सब आपको अच्छी अच्छी बातें याद रखनी है. नम्रा मैम आपको सोशियोलॉजिकल लेसन्स के साथ आपको आई डोंट नो और ज्ञान भी देती हैं जिससे जिंदगी अच्छी हो सकती है टाइप्स. ठीक है. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड please start studying. See you in the next class. And that's it from my end. If you have any doubts, do let me know in the comment section. Please like and subscribe so that you have the notification when I'm uploading the new chapters and when we're having classes. Okay, so see you next time. Toodles.